नमस्कार दोस्तों। कई बार हस्बैंड वाइफ के छोटे छोटे झगड़ों के कारण या थोड़ी बहुत नोकझोंक के कारण पत्नी अपने मायके चली जाती है और साथ में अपने बच्चों को भी ले जाती है। और जब पति उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है तो पत्नी उससे बात नहीं करती है और साथ साथ अपने माता पिता को भी यह बोल देती है कि अगर मेरे पति का फ़ोन आए या तो बात करने की कोशिश करे तो आप उनसे बात मत करना। ऐसी कंडीशन में जब पति उसके सास ससुर को फ़ोन लगाता है तो वह भी उनसे बात नहीं करते हैं या तो अगर बात करते हैं तो वह उन्हें डराते धमकाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पति बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है या परेशान हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। अगर पति अपनी पत्नी को घर वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करता है तो उसमें उसका कम से कम 5 से 6 साल का समय खराब हो जाता है, मतलब उसका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आपको कम समय में फ़ायदा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी थाने में एफआईआर करवानी है। एफआईआर में आपको यह बताना है कि सर मेरी पत्नी उसके मायके चली गई है और मैं जब उससे बात करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो वह मेरे से बात नहीं कर रही है और इसके साथ साथ मैं मेरे सास ससुर से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो या तो वह मेरे से बात नहीं कर रहे या अगर वह मेरे से बात करते हैं तो मेरे को डराते धमकाते हैं। इस तरीके की आप थाने में एफआईआर कर दीजिए। उसके बाद आप हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट फाइल कर देते हैं। जब आप हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट फाइल करेंगे तो हाई कोर्ट पुलिस को यह आदेश देगा कि आप उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए। जब आपकी पत्नी कोर्ट के समक्ष पेश होगी और जब वह अपने बयान देगी तो वह आपके खिलाफ ही देगी कि मेरा पति मेरे से दहेज की मांग करता है, मेरे साथ मारपीट करता है, और उसको जो भी आपके खिलाफ बयान देने हैं वह पूरे आपके खिलाफ बयान देगी। तो आपको वहाँ पर क्या बोलना है, आपको सबसे पहले तो यह बताना है कि सर मेरी पत्नी बिना मेरे से पूछे उसके मायके चले गई थी, इसके लिए मैंने थाने में एफआईआर भी की थी और मैंने उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी पर उसने मेरे से बात नहीं की। या तो आप आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग बता दें या तो आप यह बता दें कि सर मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने मेरे मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया या मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की किसी भी जरिए से, व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी तरीके से, पर इन्होंने मेरे को ब्लॉक करके रख दिया है। और इसके साथ साथ मैंने इनके माता पिता से भी बात करने की कोशिश की पर इन्होंने भी मेरे से बात नहीं की। इस तरीके से आप अपने पॉइंट रख सकते हैं। और सर अगर मैंने इनको प्रताड़ित किया, मैंने इनसे दहेज की मांग की, तो जब यह इनके मायके गई तो इन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर क्यों नहीं की, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं गलत होता तो यह इनके मायके जाकर मेरे अगेंस्ट एफआईआर करती, पर इन्होंने नहीं की, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी पत्नी को कोर्ट में झूठा साबित कर देते हैं। तो उसके बाद हाई कोर्ट में जो भी केस चलते हैं वह ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, 3 से 4 पेशी में वह ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद कोर्ट के जो भी आदेश आते हैं उसको आप अगर इन फ्यूचर अगर ऐसी कंडीशन फिर से बनती है तो आप इस तरीके से एविडेंस के तौर पर इसे निचली कोर्ट में आप इस आदेश को पेश कर सकते हैं और आपके पास डाइवोर्स का भी ग्राउंड बन जाता है। इसके बाद अगर आपकी पत्नी इन फ्यूचर ऐसी कंडीशन फिर से लाती है तो आप डाइवोर्स के लिए भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके बाद अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करती है तो आप यह आदेश कोर्ट में एविडेंस के तौर पर बताकर आप इसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं और आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़े करके मायके चली जाती है और आपकी गलती नहीं होती है फिर भी चली जाती है, वह खुद अलग रहना चाहती है तो उसको यहाँ पर भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सपना था सेक्शन 9 लगाने का वह भी पूरा हो जाता है और आपके पास डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है। और अगर आप पर इन फ्यूचर आपकी पत्नी भरण पोषण का मुकदमा लगाती है
तो वह उसमें भी आपको यहाँ पर यह फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।